जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 4 फरवरी को होने वाले हिंदी ए के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका और भी VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस सेट में दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका दिया गया है सबसे पहले खंड ए, जिसमें निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि आपका सीरियल नंबर 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर वाला। और वहीं पर सीरियल नंबर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका दोस्तों आगे यहां पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है कहानी के जैसा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें यहाँ पर गद्यांश में दिया गया है कि साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं और प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। और केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आपका जो गद्यांश दिया गया था कहानी के जैसा, तो इसको हम लोगों ने लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया। इसका दोस्तों इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं 4, तो उसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि दर्शन। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, क्योंकि साहित्य में समाज की झलक मिलती है। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जातीय। गद्यांश के अनुसार साहित्य में जातीय भावों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसका दोस्तों चौथा प्रश्न है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, सभी में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने गद्यांश पर आधारित जो आपका 4 प्रश्न पूछा गया था, तो उसके उत्तर को हम लोगों ने एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका जो दिया गया निर्देश में वो दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ऊपर में हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ करके 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, अब यहाँ पर कविता को पढ़ करके 4 प्रश्न का उत्तर देना है इस कविता से, जिसमें आपका कविता दिया गया है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित वान में है हम, और ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो, हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा। आगे दिया गया कि लक्ष्य तक बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती, कालिमा का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती, ज्योति के हम पूंज फिर हमको आम से भीति कैसा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता को, काव्यांश को पढ़ लिया। इसका दोस्तों इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं 4, तो चलिए अब उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला यानी कि 5वां प्रश्न पूछा गया कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, लक्ष्य भेद। कविता में कहा गया कि बाण लक्ष्य का भेद करता है।
इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्प। कविता में लिखा है पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। सुमन का मतलब पुष्प होता है। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वर्ण। कविता में स्वर्ण किरणें शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है कि कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लक्ष्य तक। कविता का जो मुख्य संदेश है कि लक्ष्य प्राप्ति से पहले विश्राम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कविता पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछा गया था, तो हम लोगों ने उन चारों प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका जो आगे जो निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, और ये दोस्तों आप लोगों का ग्रामर यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पूछा गया कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका सोहन देर तक सोता है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सोता है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका कोई कर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि मां भोजन बना रही है, कौन सा क्रिया भेद है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा सकर्मक। भोजन यहाँ कर्म है, इसीलिए क्रिया सकर्मक है। इसका दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है कि सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया, यह कौन वाक्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संयुक्त वाक्य है। इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं जिसमें और से जुड़े हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपका क्या हो गया संयुक्त वाक्य। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिश्र। इसमें एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है, जिसमें दिया है कि, है कि नहीं? तो इस तरह से आपका क्या हो गया मिश्र वाक्य। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं प्रशंसा की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बल्कि। सही वाक्य होगा मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि प्रशंसा की। ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गुरु का दूसरा अर्थ क्या है? यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो प्रश्न आपका पूछा गया 14वां प्रश्न में, तो 14वें प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो पूछा गया है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा भारी। गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है और भारी भी होता है, समझ रहे हैं? तो ये आपका सही उत्तर है। और ये दोस्तों ये जो प्रश्न है पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कर्तरीवाच्य का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं गीता ने खाना खाया, यहाँ पर कर्ता यानी कि गीता स्वयं कार्य कर रही है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया गीता ने खाना खाया। इसका दोस्तों आपका 16वां प्रश्न है कि तिरंगा 3 रंगों का समूह कौन सा समास है? तो दोस्तों ये आपका होगा दिग्गु समास यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जहां पर संख्या जोड़ संज्ञा हो वहां पर दिग्गु समास होता है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों ने 16वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला जो निर्देश दिया गया है वह है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं से 18 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों का जो पाठ्य पुस्तक है वहां से प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दिया गया कि मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने की। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई? तो दोस्तों ये आपका गद्यांश था। इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, जिसमें दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक कहानी यह भी। यह अंश एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया, जिसमें लेखिका ने अपने हीन भावना का वर्णन किया है। इसका दोस्तों आपका 18वां प्रश्न है कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई है? तो हीन भावना उत्पन्न हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गद्यांश पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछा गया था तो उन प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 में 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई है तो इसको पढ़ करके 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका कविता है कि बादल गरजो घिर घिर घोर गगन धराधर वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये कविता थी। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका 19वां प्रश्न पूछा गया कि आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पौरुष और क्रांति का। कविता में बादल केवल वर्षा का प्रतीक नहीं है बल्कि शक्ति, पौरुष और नवजीवन यानी कि क्रांति का प्रतीक है, और कवि बादल से नवचेतना और ऊर्जा भरने की बात करते हैं। इसका दोस्तों 20वां प्रश्न है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूरा आकाश। घेर घेर घोर गगन, यहाँ गगन का अर्थ आकाश है। और दोस्तों इसी में अथवा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गरजने से लोगों में जोश और पौरुष बढ़ेगा। कवि चाहते हैं कि बादल भी गरजना से लोगों में उत्साह, साहस और क्रांतिकारी भावना जागृत हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। और दोस्तों ये आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 किसी बच्चे ने नेताजी का चश्मा पाठ में मासूम बच्चे की कल्पना से चश्मा लगाया गया बताया गया है। इसका दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जादू कहा है। लेखक ने उनके संगीत को जादू जैसा प्रभावशाली बताया है। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से मना किया था। इसका दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया है कि बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका दिया गया बालाजी मंदिर, तो वहीं पर वो जाया करते थे। और दोस्तों ये जो अमीरुद्दीन है कौन था, बिस्मिल्लाह खान, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी। तो दोस्तों गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसके बाद आपका 26वां प्रश्न है कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुख का। कविता में कवि सुखद जीवन के स्वप्न से जाग जाता है। इसका दोस्तों आपका 27वां प्रश्न है कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं कुल मिलाकर के आपका 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्साह। ये जो उत्साह कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिशु। इस कविता में शिशु की दंतुरित दांत वाली मुस्कान का वर्णन है। इसका दोस्तों 29वां प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांप निकल आया। माता का आंचल पाठ में पानी डालने पर बिल से क्या निकला था, तो सांप निकल आया था। इसका दोस्तों 30वां प्रश्न है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों का 4 फरवरी को होने वाले हिंदी 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका जो और भी VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।